जिस तरह हमने देखा था कि वेनेडियम में अगर हम हाईएस्ट साइड में देखें +5 तो फ्लोरीन जुड़ के VF5 बनाता है, पर यदि हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट साइड में जाएँ लाइक +2 तो फिर वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। मतलब फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड तो बनाता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड नहीं बनाता, VF2 जैसे कंपाउंड नहीं बनेंगे। सेम इज़ ट्रू फॉर कॉपर, कि कॉपर के केस में भी ऐसे होता है कि कॉपर की हायर साइड देखें तो क्या है, या तो +1 है या तो +2 है। तो ये हो गई हायर साइड और ये हो गई लोअर साइड। तो हायर साइड में तो फ्लोरीन आपको मिल जाएगा, पर लोअर साइड में आपको फ्लोरीन नहीं मिलेगा। लोअर साइड में आपको या तो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इसके कंपाउंड मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे इसके कंपाउंड मिलते हैं। मतलब क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन में मिलेगा पर आयोडीन नहीं मिलेगा। मतलब CuI2 नेचर में एग्जिस्ट नहीं होता। इसकी अगर वजह देखें तो आयोडाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो अगर आप क्यूप्रिक और आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं तो आयनाइज इनटू Cu2 पॉजिटिव, ट्वाइस I नेगेटिव, यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा तो ये दो एक एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देंगे। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, मैंने यहाँ 2 कंपाउंड लिए हैं तो ऑब्वियसली 2 कॉपर हुए, तो एक कॉपर के साथ 2 आयोडीन, तो 2 कॉपर के साथ 4 आयोडीन। तो यहाँ पे 4 आयोडाइड आयन लें तो दोनों आयोडाइड अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जिसमें कहूँ आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे 0 हो गई क्योंकि I2 बना दिया। कुल मिला के हमारे पास 4 आयोडाइड आयन थे, चारों में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जिसमें अब 2 बच्चे हैं जिसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 2 ऐसे हैं जो I2 में चेंज हो चुके हैं। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 हुई उस केस में इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। एक कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिससे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 हो गई और इसने 2 आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करके बना दिया Cu2I2। तो आयोडाइड आयन के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होने के कारण अगर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके साथ जुड़ता भी है तो आयोडाइड आयन उसे एक एक इलेक्ट्रॉन दे देती है, जिससे Cu+2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है। However, many copper compounds are unstable in the aqueous state when their oxidation state is +1 and they show disproportion. अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड लें जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो बहुत चांसेस है कि वो डिस्प्रोपोनेट हो जाए एक्वस मीडियम में। डिस्प्रोपोनेशन का मतलब होता है खुद ही ऑक्सीडाइज होना, खुद ही रिड्यूस होना, जिसमें कॉपर एक तरफ ऑक्सीडाइज होकर +2 में चेंज हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है +1 से +2, और दूसरी तरफ वो रिड्यूस भी हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर 2 कॉपर हैं, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो +2 हो गया, दूसरे ने ले लिया तो +1 से 0 हो गया, क्योंकि क्यूप्रिक आयन की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है कॉपर 1 से ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ नेचर है ये कि हमने देखा था निकल के केस में वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था। वजह ये थी क्योंकि हायर साइड में जाने पर उसको ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ करने मिल रही थी। सेम यहाँ पर केस है कि वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +1 से +2 में जा रहा है क्योंकि क्यूप्रिक साइड में उससे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ करने के लिए मिल रही है। द स्टेबिलिटी ऑफ क्यूप्रिक आयन इज रादर more than cuprous ion due to a much more negative hydration enthalpy which is more than the compensate for the second। उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, परंतु वो जो एब्जॉर्ब करेगा उससे वो निकलने वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट कर देगी। The ability of oxygen to stabilize highest oxidation state is demonstrated in the oxide। जिस तरह टेबल दी थी इसे फ्लोराइड दिए थे, वैसे नीचे की टेबल में ऑक्साइड्स है। और हम मैंगनीज़ का एग्जाम्पल लेके देखें तो मैंगनीज़ प्योर क्लोरीन के साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहा था, पर Mn2O7 स्टेबल है, और ऑक्सीजन के साथ, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ वो अपनी हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। कोइंसाइडिंग विद द ग्रुप नंबर अटेंड इन द स्कैंडियम टू मैंगनीज, मतलब ये कि इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ग्रुप नंबर के बराबर है। स्कैंडियम का 3 ग्रुप नंबर है तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑक्सीजन के साथ 3 है। मैंगनीज का ग्रुप नंबर 7 है तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7 है। बियॉन्ड 7 ग्रुप नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन अबव F2O3। जैसे हम हेलोजन में देखा था कि मैंगनीज में भी नहीं था वहाँ, तो वहाँ भी ऑक्सीफ्लोराइड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, पर उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई थी। वैसे ही ऑक्सीजन में भी हो आयरन का कंपाउंड मिलता है
FeO4 2 नेगेटिव, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वो 6 दिखा रहा है। FeO4 2 नेगेटिव मिलता है मगर वो अनस्टेबल होता है, अल्कलाइन मीडियम वो तुरंत टूट जाएगा और +6 से वो वापस +3 में चाहिए, मतलब मिलता ज़रूर है पर वो अनस्टेबल है। वैनेडियम जो है वो ऑक्सो आयंस बनाता है, टाइटेनियम ऑक्सो आयन बनाता है। यहाँ ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि जहाँ वो इतना एबल है कि जहाँ फ्लोरीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक मैंगनीज को नहीं ले जा पा रहा था अपने कंपाउंड में, ऑक्सीजन लेके चला गया, Mn2O7 बना दिया उसने, वैसे ही वो ऑक्सो आयंस बनाता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, लाइक VO2 पॉजिटिव, VO2 पॉजिटिव। ऐसे ही आप देख सकते हैं टाइटेनियम के साथ भी वो ऐसे ही कंपाउंड है। ये ऑक्सो आयन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी फ्लोरो आयंस कोई नहीं मिलती हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड देन फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा है। द हाईएस्ट मैंगनीज फ्लोराइड इज Mn4, जहाँ 4 ही दिखा पा रहा था वहीं मैंगनीज के लिए Mn2O7 है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड टू द मेटल एक्सपीरियंस सुपीरियरिटी, बताता है कि वो फ्लोरीन से ज़्यादा सुपीरियर है क्योंकि वो ज़्यादा वो काम कर पाया जो फ्लोरीन नहीं कर पाया। In the covalent oxide Mn2O7, each manganese is tetrahedrally surrounded by oxygen including MnOO7। स्ट्रक्चर के एक आइडिया दिया है कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें Mn2O7 की, तो एक ऑक्सीजन तो मैंगनीज और मैंगनीज के बीच में ही है, सेंटर में है, और बाकी जो आपके बच रहे हैं 6, उन 6 को आप टेट्राहेड्रली बना सकते हैं इस तरह कुछ। हेड्रल स्ट्रक्चर हम जानते हैं जो sp3 हाइब्रिडेशन में होता है। Each manganese is tetrahedrally surrounded by oxygen inclusive single oxygen, जो दोनों के बीच में। और इस तरह के स्ट्रक्चर बाकी एलिमेंट से मिलते हैं, जैसे वैनेडियम जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, क्रोमियम जिसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। क्रोमियम +6 हम देख चुके हैं, जैसे डाइक्रोमेट आयन हमने पढ़ी थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था CrO4 2 नेगेटिव में। तो ये जब भी ऑक्सीजन इस तरह जुड़ता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट के साथ, तो सेंटर एलिमेंट कभी टेट्राहेड्रली होता है, और उसकी जो एबिलिटी है कि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है कि फ्लोरीन नहीं शो कर पाता। वजह यह है कि यहाँ अगर फ्लोरीन होता है जब एक सिंगल बॉन्ड बना पाता, ये 2 बॉन्ड बना के दे रहा है सेंट्रल मेटल को, जिससे उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है। नाउ वी आर मूविंग टू केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई स्टैंडर्ड वैल्यू, और ये अगेन RP की बात करें। Transition metals are very widely in their chemical reactivity. Many of them are sufficiently electropositive to dissolve in the mineral acid, although a few noble, that is, they are unaffected by simple acid. अभी हमने ये बात की थी कि जब भी किसी ट्रांजिशन मेटल की बात की जाए जिससे जुड़ा हुआ है कि इनका नाम ही मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और इनकी टेंडेंसी ज़्यादा है कि कम, इसे किसी सिंपल डाइल्यूट एसिड में डिजोल्व करके देखी जा सकती है। जैसे किसी मेटल को यदि इस बार हम HCl में डिजोल्व करें, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता होगा तो इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट कर जाएगा। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो मान लीजिए इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, जो बता रहा है इनकी रिएक्टिविटी है, इसलिए क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन लूज किया। कुछ ऐसे भी जो नोबल कॉन्फिगरेशन दिखाते हैं वो आसानी से नहीं लूज करते हैं, लाइक हमने देखा था कि जो क्रोमियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं इनके बारे में पढ़ा था, वो अपने वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, वो नहीं दिखाते, और कॉपर जिनका RP पॉजिटिव होता है वो नोबल नेचर दिखाते हैं। The metal of the first series with the exception of copper are relatively more reactive, they are oxidized। ये खुद ऑक्सीडाइज हो गए जबकि एसिड रिड्यूस हो गया। Though the actual rate at which these metals react with oxidizing agent like hydrogen ion is somewhat slow। रिएक्शन तो कर रहे हैं, पर हमने जो मेटल होने का इनसे स्पीड एक्सपेक्ट की थी कि जल्दी रिएक्शन होगी, जल्दी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वो स्पीड काफ़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम वैनेडियम इन प्रैक्टिस आर फेसिव टू द डाइल्यूट एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड रूम टेम्परेचर। वैनेडियम और टाइटेनियम की बात की कि अगर बहुत ठंडे डाइल्यूट है, हमने सोचा था वैनेडियम है, टाइटेनियम है, मेटल है, रिएक्शन करेंगे, तो पैसिव होते नहीं, रिएक्शन करते। The E standard value for M2M+2 indicate a decreased tendency to form divalent across the series। यही बात की थी कि अगर हम स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बात करें और हम कहें जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो यहाँ से यहाँ तक कम हो रही है, OP जो है वो कम हो रहा है, मतलब टेंडेंसी लूज करने की कम हो रही है, तो RP जो है वो बढ़ेगा, जिसका सिंबल है M, M2 पॉजिटिव ऑब्लिक M।
आरपी का बढ़ना बता रहा है कि ओपी कम हो रहा है, टेंडेंसी जो है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह हमने देखी थी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले उन्हें 3 एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है टुवर्ड द लेस नेगेटिव मतलब नेगेटिव के साथ वैल्यू कम होती जा रही है। तो अगर नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करने के लिए तो नेगेटिव के साथ जो वैल्यू थी वही पॉजिटिव के साथ जाएगी और वो वैल्यू कम है इसलिए प्लस में वैल्यू कम आएगी जो ओपी कम बता रहा है। इसकी वजह है पहली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ज़्यादा होना, फर्स्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी का ज़्यादा होना और सेकंड का ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इट इज़ वेरी लेस फॉर जिंक, मैंगनीज एंड निकल। ये भी बात की जा चुकी है कि ये इनके लिए काफ़ी कम है। आरपी की वैल्यू कम है मतलब ओपी की ज़्यादा है, मतलब ये तीनों आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 बनाते हैं। यहाँ हमने देखा था इसे D10 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा होता है 2 लूज करके, इसलिए इसे D5 मिल रहा होता है इसलिए, और निकल के केस में +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ऐसा वजह है मैंगनीज में D5 कॉन्फ़िगरेशन का होना, जिंक में D10 का कॉन्फ़िगरेशन होना और निकल के केस में हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये वही चीज़ रिपीट हुई है जो हमने अभी बात की थी। एग्जामिनेशन ऑफ ई स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेडॉक्स कपल 2 से 3 की बात करें तो मैंगनीज और कोबाल्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और वो आसानी से स्टेबल नहीं रह पाते। यहाँ कहा गया है कि मैंगनीज की अगर बात करें कि अगर वो +2 से +3 में चेंज हो चुका है, या कोबाल्ट की बात करें कि वो +2 से +3 में चेंज हो चुका है, तो इसकी जो आरपी वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। अगर आरपी वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब ओपी वैल्यू बहुत कम है, और ओपी वैल्यू बताती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। मतलब ओपी कम है मतलब +2 से +3 जब चेंज हुआ, ओपी कम होना बताता है कि ये लूज आसानी से नहीं हुआ। तो अगर ये प्रोसेस आसानी से नहीं हुई तो इसकी रिवर्स प्रोसेस आसानी से हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपने कोई ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है या कोबाल्ट की +3 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके 2 में चेंज होना चाहेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो ये बता रहा है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कंपेयर करते हैं, अगर मैं मैंगनीज से बात करूँ जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन एस के निकल चुके हैं तो डी के 1 निकल चुके हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना है D5। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो मैंगनीज +2 बनते ही उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है D4, तो D4 से हो जाएगा D5। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो सकता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा जिससे उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। जबकि टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसमें क्रोमियम का एग्जांपल हमने देखा था कि क्रोमियम की +2 से ज़्यादा स्टेबल +3 होती है, क्योंकि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ईजिली +2 से वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है जिससे वो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, पैरा, डाई और फेरोमैग्नेटिक। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सब्सटेंस, mainly 2 type of magnetic behavior is observed, diamagnetic and paramagnetic. Diamagnetic substances are repelled by the applied field, while paramagnetic are attracted. किसी फील्ड में अगर आप इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर वो अट्रैक्ट हो जाए तो पैरा है वो, और रिपेल्ड हो जाए तो वो डाई है। सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली, और अगर कहीं ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है देन सेट टू बी पैरामैग्नेटिक। इनफैक्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक। अट्रैक्ट पैरा भी हो रहे थे, अट्रैक्ट पैरो भी हो रहे हैं, पर एक्सट्रीम केस इसलिए क्योंकि हायर साइड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन पैरा से ज़्यादा हो जाता है। मैनी ऑफ द ट्रांजिशन मैग्नेट्स आर पैरामैग्नेटिक। मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम जो है पैरा ही होता है। पैरामैग्नेटिक अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ईच सच इलेक्ट्रॉन हैविंग अ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन, एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब भी किसी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इट्स मूव इन इट्स स्पिन। स्पिन का मतलब यदि आप बात करें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अगर ये अपनी एक्सिस में घूम रहा है दैट इज कॉल्ड स्पिन, और ये अगर इस तरह गोल घूम रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन दोनों तरह के मूवमेंट दिखाता है, इसलिए इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी क्रिएट होता है और इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्रिएट होता है। फॉर द कंपाउंड ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इफेक्टली क्वेंच्ड। इफेक्ट बहुत कम होता है ऑर्बिटल में, स्पीड बहुत कम है।
मेन इफेक्ट किसका होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। इसलिए इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज स्पिन ओनली फॉर्मूला। हमने कहा इलेक्ट्रॉन है, मूव करता है, ऑर्बिटल में ही मूव करता है, स्पिन में ही मूव करता है। फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट की बात करें तो जो इफेक्ट है ऑर्बिटल का वो क्वेंच्ड है, इफेक्टिव नहीं है। मेन जो इफेक्ट है वो स्पिन का है। तो अगर आप इसका स्पिन का जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट देखें तो आपको डायरेक्ट पता पड़ सकता है इसमें कितना मैग्नेटिज्म की वैल्यू क्रिएट हुई है, जिसे मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं टेक्निकली। उससे निकालने का जो फॉर्मूला वो स्पिन ओनली फॉर्मूला कहलाता है, दैट इज √n × n+2। इसमें n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ क्रोमियम को मैंगनीज के साथ, तो क्रोमियम के पास जहाँ 6 है, मैंगनीज के पास 5 है, तो क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो n की वैल्यू बढ़ेगी और n की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसका मैग्नेटिज्म जो है वो ज़्यादा होगा। वह n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट। जो वैल्यू निकलेगी वो म्यू से रिप्रेजेंट की जाती है, इसे मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है और उसकी यूनिट जो होती है बोहर मैग्नेट्रॉन होती है। एक इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1.73 होता है, तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ जाएगा। द मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Does the observed magnetic moment give a useful indication about the number of unpaired electron present in the atom, molecules or ion? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ में मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज़्यादा होगा हमें आइडिया लग जाएगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कितने ज़्यादा। द मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट फ्रॉम स्पिन ओनली फॉर्मूला एंड दोज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर सम आयन और द फर्स्ट आइशन सीरीज आर गिवन। जिसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस की कुछ वैल्यू दी गई है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे मैंगनीज तक वैल्यू बढ़ी और फिर जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यूज़ कम होती जा रही, क्योंकि डी में 5 अनपेयर्ड है पर जैसे ही 6 हुए आयरन में वैसे ही 4 ही अनपेयर्ड रह गए। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। When the electron from lower energy d orbital excited to the higher energy d orbital, the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed. जब कोई सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है उस वक्त इसका जो D5 कॉन्फिगरेशन होता है, D5, इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसे 2 लेवल मिल जाते हैं, EG और T2G। ऑक्टाहेड्रल का केस ले रहे हैं 8 लिगेंड के साथ में। और जब एक लोअर D का इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट करते जाता है तो जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो विजिबल लाइट करता है। टाइटेनियम का हमने एक एग्जांपल लिया था, याद करें कि टाइटेनियम में सपोज एक इलेक्ट्रॉन है तो जो ऊपर जाएगा तो वो येलो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करेगा और जो कलर वो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज वॉयलेट। दिस फ्रिक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन। द कलर ऑब्जर्व्ड करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, येलो लाइट, येलो ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट दिखेगा। और कौन सी फ्रिक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होगी बहुत कुछ लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ वीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की खासियत होती है कि वो जो है वो गैप ज़्यादा क्रिएट कर देता है। तो मान लीजिए गैप ज़्यादा होगा तो नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो हाई एनर्जी कलर्स एब्जॉर्ब होंगे लाइक वॉयलेट कलर, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। अगर लिगेंड वीक है, गैप कम है, तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो फिर उसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने के लिए मिलेगा। इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर द लिगेंड, यदि किसी को पानी में डाला है टाइशन मेटल को तो पानी भी एक लिगेंड का काम करता है, तो वहाँ लिगेंड का काम करेगा। और उसके साथ जो अलग अलग डी ब्लॉक के कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, लाइक स्कैंडियम में आप देख रहे हैं कलर नहीं है, टाइटेनियम +4 में कलर नहीं है, इसके अलावा जिंक +2 में कलर नहीं है। तो कलर नहीं होने की वजह है कि D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन में कलर नहीं होता। D0 में इस वजह से कि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ट्रांसफर होने के लिए, और D10 मतलब यहाँ 6 भरे हैं और ऊपर 2 भरे हैं, तो यहाँ नीचे से ऊपर जाने पर कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है जाने के लिए। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में काफ़ी सारे ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो खाली पड़े होते हैं। जैसे मैं कॉपर की बात करूँ तो जब वो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू किसी से जुड़ चुके होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट की बात करूँ
तो इसके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए कुछ कंपाउंड जिन्हें लिगेंड भी कहते हैं, जिन्हें लेविस बेस भी कहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोफाइल भी कहा जाता है, जिनके पास लोन तरफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जैसे मैं अमोनिया की बात करूँ तो ये अपनी लोन पर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू रख देते हैं, जिससे बनने वाले कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसे इस तरह लिखा जाता है कि ब्रैकेट लिखी, सबसे पहले सेंटर मेटल लिखा, उसके बाद जो लिगेंड है वो लिखे, लिगेंड के नंबर जो 4 है वो नीचे लिखे और बाद में लिख दिया जाता है सल्फेट जो बाहर लिखा होता है। ये जो फॉर्मेशन है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहा ही जाएगा क्योंकि पहले जिससे जुड़ा था उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, कॉपर और इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो एक ही कंपाउंड इतने सारे स्ट्रक्चर डिफर देगा कॉम्प्लेक्स। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप न्यूक्लियस के प्रोटॉन की बात करते हैं तो उसे जो लिगेंड है उसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना होता है, तो प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। वो इसके पास होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास काफ़ी प्रोटॉन होते हैं। दूसरा, साइज़ छोटी होने के कारण अगर साइज़ ज़्यादा होगी तो आप सोचिए शेल के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, दूर हो जाएगा। साइज़ अगर कम है तो ये आसानी से अप्रोच कर पाएगा, साइज़ छोटी होना। और दूसरा, जब लिगेंड लेकर आता है इलेक्ट्रॉन तो इनके पास काफ़ी सारे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज इन विच द मेटल आयन बाइंड अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लिगेंड एनायन भी होती है, न्यूट्रल भी होती है, बस उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी होनी चाहिए। गिविंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज विद द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। कुछ एग्जाम्पल इसमें सेंट्रल मेटल आयरन साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कॉपर अमोनिया के साथ बना रहा है जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा, और जो प्लैटिनम है वो क्लोरीन के साथ दिखा रहा है। या ऑक्सीडेशन स्टेट इस बेसिस पे जाती है कि कॉपर और इसकी मिला के रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। कॉपर की यहाँ +2 होती हैं और अमोनिया की 0, इस तरह इस पर आई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम देख रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मेटल्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन है जिसमें इनमें और इनके कंपाउंड्स को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों इतने अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और अगर हम बाकी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के रूप में देखें, कंपेयर करें, तो इनके कंपाउंड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कैटलिस्ट के रूप में, और ये काफ़ी केमिस्ट्री के रिएक्शंस और इंडस्ट्रियल मेथड में यूज़फुल होता है। The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity. This activity is ascribed to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complex. इनकी एक प्रॉपर्टी की ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी कर सकते हैं, ये इन्हें अच्छा इतना कैटलिस्ट बनाती है। क्योंकि अगर हम अल्कली मेटल्स पे जाएँ तो वो स्ट्रिक्टेड है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके, अल्कलाइन की बात करें तो वो स्ट्रिक्टेड है +2 को लेके, मतलब क्योंकि ये अपनी ड्यूरिंग द रिएक्शन इवन वेरी कर पाते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके कारण बहुत अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। हम एग्जांपल देखें तो अगर हम एक रिएक्शन जो कि आयोडाइड आयन के बीच में हो रही है, पर सल्फेट के हाथ में है H2O8 2 नेगेटिव, तो इस रिएक्शन में आयरन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिलहाल +3 है, ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट का काम करेगा क्योंकि एक मीडिएटर का काम करेगा जिसमें ये पहले आयोडीन का काम पूरा करेगा और उसके बाद इसका काम पूरा करेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पहले लेगा फिर बाद में ले जाके इसको दे देगा, और ये ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर पा रहा है। जैसे सबसे पहले इसने आयोडाइड आयन के साथ में रिएक्शन की, जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है, आयोडाइड से ही आयोडीन बना रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेरी आयरन लेने का काम करेगा और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज कर देगा, आयोडाइड से आयोडीन बन जाएगा, और जो फेरिक है वो फेरस में चेंज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आयरन दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपैरेटिवली आसानी से पता है, तो ये इंटरमीडिएट का काम करेगा। उसके बाद में अब ये आयरन जो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है वो वापस जाके पर सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा, जिसे अब इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये वापस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कर देगा। तो जैसे हम कहते हैं कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रिएक्शन के एंड में वो वैसा का वैसा ही मिल जाता है, तो हमें आयरन वापस वैसा ही मिल गया और ये जो है वो सल्फेट आयन में चेंज हो जाएगा। तो मतलब क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन भी चेंज कर पाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर पाते हैं, ये अच्छा कैटलिस्ट का काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल कोट किए जो हमने पढ़े हैं, कॉन्ट्रिक प्रोसेस जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की होती है उसमें V2O5 यूज़ होता है। फिर फाइनली डिवाइडेड आयरन हैवर्स प्रोसेस जो अमोनिया बनाने की होती है उसमें यूज़ होता है।
निकल इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जब वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाया जाता है तो निकल का यूज होता है। कैटलिस्ट एट अ सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड एटम ऑफ द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। फर्स्ट और ट्रांजिशन मेटल यूटिलाइज 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। यहाँ ये बताया गया कि कैटलिस्ट में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है इन मेटल में जो एक अच्छा कैटलिस्ट बनाती है कि जो इनका सरफेस होता है काफ़ी बड़ा होता है। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो अपने 3d और 4s ऑर्बिटल को यूज़ करके जो रिएक्टेंट है उसे अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इसे एड्जॉर्ब करते हैं तो एक नया बॉन्ड क्रिएट हुआ मेटल के एटम और सरफेस के बीच में, तो एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड था रिएक्टेंट के बीच का वो वीक हो गया। क्योंकि वो बॉन्ड वीक हो चुका, उसे तोड़कर उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है। और प्रोडक्ट को तोड़ना आसान, रिएक्टेंट को तोड़ना आसान है, मतलब उसको तोड़ने में एनर्जी कम एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अब कम लगेगी। केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी स्पीड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक फ़ायदा और हुआ कि अब क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं तो यूनिट वॉल्यूम में क्वांटिटी बढ़ चुकी है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ चुका है। और गुलबर्ग वागे का लॉ ऑफ मास एक्शन, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। This has the effect of increasing the concentration of reactant at the catalyst surface and also weak the bond between the reacting molecule। जो reactant product में convert होने वाला उसके बीच का bond weak हो चुका है, thus the activation energy is lowering। Also because the transition metal can change their oxidation state, ये reaction के दौरान अपनी oxidation state change कर सकते हैं, therefore ये बहुत अच्छे effective catalyst का काम कर सकते हैं। हम जो एग्जाम्पल देख चुके हैं कि पहले आयरन ने अपनी oxidation state +3 से +2 की, जिसमें इसने आयोडाइड आयन की मदद की आयोडीन में चेंज होने की, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन उसने पर सल्फेट आयन को देकर सल्फेट में चेंज होने के लिए मदद की। अगला है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसमें हम ये बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में काफ़ी सारी जगह खाली पड़ी होती है, इसे इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन को अंदर स्पेस दे देता है। ये प्योर बॉन्डिंग नहीं होती लाइक आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग, इट्स अ नॉट डिफाइनिंग बॉन्डिंग कह सकते हैं, जिसे हम एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर सकते कि वो किस तरह का बॉन्ड होता है, पर ये एम्प्टी स्पेस में ऑक्यूपाई हो जाता है। द इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज इन विच आर फॉर्म व्हेन द स्मॉल फॉर्म ऑफ एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस और मेटल। फंस गए एक तरह से वो मेटल। दे आर यूजुअली नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड नीदर टिपिकली आयनिक और कोवेलेंट। बॉन्डिंग को ना आयनिक कह सकते हैं ना कोवेलेंट। और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इसलिए कहा क्योंकि अगर आप वैनेडियम में हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड देखें तो 0.56 लिखा हुआ है, टाइटेनियम हाइड्रोजन कंपाउंड में 1.7 लिखा है, जबकि नॉर्मली केस में जब कंपाउंड लिखे जाते हैं तो बेस वैल्यू होल नंबर होती है। और ये फ्रैक्शन वैल्यू इसलिए है क्योंकि कितनी क्वांटिटी अंदर जाएगी ये डिपेंड करेगा मेटल के पास कितनी स्पेस है, अंदर आने वाले कंपाउंड की क्वांटिटी कितनी आ सकती है, वो कितनी अवेलेबल है। और वो हमेशा होल नंबर में आए कि 2 गुनी ही आए, 3 गुनी आए, ज़रूरी नहीं है, वो 1.5 गुनी, 2.5 गुनी, 3.5 गुनी भी आ सकती है। तो बेस वैल्यू चेंज हो गई, फ्रैक्शन में आ गई, और फ्रैक्शन में आने का इसे हमने कहा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। द फॉर्मूला कोटेड डू नॉट ऑफ कोर्स करस्पॉन्ड टू एनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। कोई नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है आयनिक कोवेलेंट की तरह कि हम मेटल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर कंपाउंड दीज कंपाउंड्स आर रिफर्ड टू द इंटरस्टिशियल, क्योंकि इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में ये आके ऑक्यूपाई करें, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। The principal physical and chemical characteristics of these compound are as follows। कैसी प्रॉपर्टीज़ है इनकी? मेल्टिंग पॉइंट पहले से ज़्यादा है, स्पेस बढ़ चुकी है, हार्ड हो चुके हैं, वेरी हार्ड। कुछ तो इतने हार्ड होते हैं कि बोरॉन जब आ जाता है तो उनकी हार्डनेस डायमंड तक हो जाती है। इनकी मेटलिक कंडक्टिविटी रिटेन रहती है, मेटल है, कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। और केमिकली इनर्ट है क्योंकि स्पेस काफ़ी ऑक्यूपाइड हो चुकी है, हार्ड हो चुके हैं, तो आसानी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएंगे ना। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी अलॉय फॉर्मेशन। जब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड होता है उसे अलॉय कहते हैं। अलॉय जनरली इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अगर हमारा कोई एक मेटल हमें सफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड कर रहा जो हम चाहते हैं उससे, तो हम दूसरा मेटल मिलाकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आयरन में बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाती है, मगर उसे जब अलॉयज़ के फॉर्म में स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं या स्टील के किसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, नाइक्रोम इसमें चेंज कर देते हैं, तो उसकी करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। एन अलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल prepared by mixing 2 or more than 2 component। alloy में भी homogeneous solid, एक जैसे हैं, differentiate नहीं कर पा रहे क्या क्या मिक्स है इसलिए homogeneous। in which the atom of one metal are distributed randomly, ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता कि इधर इधर इधर, randomly कहीं पे कोई भी हो सकता है।
Such alloys are formed by atom with the metallic radii that are within about 15% of each other. ट्रांजिशन मेटल इतने अच्छे alloy इसलिए बना पाते हैं क्योंकि जब एक मेटल दूसरे मेटल की जगह लेता है तो अगर साइज में वेरिएशन हुआ, मान लिया बहुत छोटा है तो एक मेटल का एटम जाएगा, उसके बदले दूसरा आएगा, साइज छोटी है तो एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी जिससे डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, सॉलिड स्टेट में आप पढ़ेंगे। और अगर साइज बड़ी है तो वो आसपास की पोजीशन भी शिफ्ट कर देगा जिससे डिफेक्ट आ जाएगा। इस वजह से अगर साइज सिमिलर है तो एक जब जाता है तो दूसरे को उसकी जगह लेना आसान हो जाता है और ये 15% तक वेरिएशन अलाउड है। बिकॉज ऑफ सिमिलर radii and other characteristics of transition metal, alloys are readily formed by these metal. इनकी साइज, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद कीजिए, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट याद कीजिए, जिसके कारण मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट की साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इसलिए आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। The alloys so form are hard, having high melting point. The best known are ferrous alloy, सबसे ज़्यादा आयरन के अलॉय होते हैं, पर क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ वेरियस स्टील। अलग तरह के स्टील बनाने में इन एलिमेंट का यूज़ होता है, एंड स्टेनलेस स्टील। alloys of transition metal with non transition metal such as brass, कॉपर और जिंक में कहा गया है कि ट्रांजिशन को नॉन ट्रांजिशन में ऐड किया। तो अगर ये लग रहा है कि जिंक तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, फिर नॉन ट्रांजिशन क्यों कहा, तो हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि जिंक किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कहा गया है कि वो अपने न्यूट्रल स्टेट में या अपनी किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिर डी ऑर्बिटल दिखाए, मगर जिंक में ऐसा नहीं होता है, इसे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, इसलिए इसको नॉन ट्रांजिशन मेटल यहाँ डिफाइन किया गया है। ब्रॉन्ज जो कि कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, और ऑल्सो कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस, ये बताया गया है कि जो अलॉयज़ बनाए जाते हैं वो इंडस्ट्रियली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग यूटेंसिल्स बनाने में इनका काफ़ी यूज़ होता है।